थी, जहां पर हमने देखा कि प्राइस डिस्कवरी के आसपास ही दरअसल पारी की शुरुआत हुई है इस एंटिटी की। और लिस्टिंग के बाद निवेशकों की रणनीति क्या होनी चाहिए, जियो फाइनेंशियल्स के आगे के कारोबार पर क्या डिटेल निकल कर आएगा जो आपके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा एक लॉन्ग टर्म नजरिया बनाने के लिए, इसी पर हमने बात की कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर गुरमीत चड्ढा और साथ ही एलेक्सा इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता से। गुरमीत, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस लिस्टिंग को और क्या पोटेंशियल रखता है ये? कोई आपने रिसर्च की होगी, किस तरीके के टारगेट्स होंगे आपके पास? अनुज, काफी एंटिसिपेटेड लिस्टिंग है ये, और स्पेशली जो प्राइस डिस्कवरी हुआ था 261 262 का, तो इसको थोड़ा सा लंबे नजरिए से देखना चाहिए। टीम अच्छी बिल्ड कर रहे हैं। इनिशियली मुझे लगता है मॉर्गेज पे कम फोकस रहेगा, कंज्यूमर लेंडिंग एमएसएमई पे ज्यादा रहेगा, अपना पूरा मर्चेंट नेटवर्क को भी यूज करेंगे। एक चीज मैं जरूर देखना चाहूंगा कि इनऑर्गेनिक रूट क्या लेती है कंपनी, क्योंकि हमने रिटेल में देखा कि रिलायंस ने एक्विजिशन आफ्टर एक्विजिशन किए, तो वो एक मैं सेगमेंट थोड़ा देखना चाहूंगा। क्योंकि ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे तो जिस वैल्यूएशन पे है उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने में थोड़ा समय लगेगा। प्लस बाजार देखना चाहेगा कि रिटर्न रेशियोज क्या है, कैसी एसेट क्वालिटी शेप अप हो रही है। तो मुझे लगता है एक जो मैं चीज देखना चाहूंगा वो उनका इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या रहेगा, और रिलायंस स्केल के लिए जाना जाता है। दूसरा मुझे लगता है थोड़ा सा मार्जिन डाइल्यूटिव हो सकता है बाकी एनबीएफसीज के लिए, थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है कुछ एक सेगमेंट्स को, जैसे अनसिक्योर्ड पीएल में, माइक्रो लैब में, कुछ प्रोडक्ट्स में थोड़ा मार्जिन डाइल्यूटिव हो सकता है। मुझे नहीं लगता है एसेट ग्रोथ इतना डिस्टर्ब करेगा, थोड़ा सा मार्जिन डाइल्यूटिव जरूर हो सकता है। ओके, लेकिन गुरमीत, बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बजाज फाइनेंस को डिसरप्ट कर सकता है? ओरिजिनल डिसरप्टर को क्या डिसरप्ट कर सकता है ये, गिवन द साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ बैलेंस शीट? उस पर आपका क्या व्यू होगा? मुझे अनुज ऐसा नहीं लगता है कि, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, इतना अंडर पेनिट्रेटेड, और बजाज ने आप देखिए वापस से एयूएम ग्रोथ रिवाइज किया 29 से 31%, 12 से 14 मिलियन कस्टमर्स की बात कर रहे हैं, और 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। सारे स्ट्रेस टेस्ट देखे हैं तो लेंडर का सही स्ट्रेस टेस्ट एक खराब साइकिल में होता है, जैसे कोविड में हुआ था। बट जियो स्केल बिल्ड करेगा, ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट एनबीएफसी है, 2nd लार्जेस्ट है मार्केट कैप के हिसाब से, अगर आप करंट प्राइस पे मार्केट कैप निकाले। और इसको मुझे लगता है थोड़ा न्यू एज वाला वैल्यूएशन मिलेगा, जैसे अमेजॉन की फाइनेंशियल सर्विसेज है, या अलीबाबा का एंड था, जिसके आईपीओ में काफी प्रॉब्लम्स आई थी। तो वैल्यूएशन थोड़ा हायर मिलेंगे, क्योंकि ये न्यू एज बिजनेस की तरह इंक्यूबेट हुआ है, और मार्केट का एक्सपेक्टेशन हाई रहेगा ग्रोथ को लेके, बट टाइम लगेगा अनुसार। दूसरा मुझे लगता है कि थोड़ा जो टीम भी बनती है, स्पेशली कलेक्शन की, एसेट की, क्रेडिट की, वो धीरे धीरे बनती है। आप एक साइकिल्स टेस्ट करते हैं, और केवी कामत है, वेटरन है, हितेश है, उन्होंने लगभग सारे वर्टिकल्स में काम किया हुआ है आईसीआईसीआई बैंक के, 2 वेटरन्स है, नीचे की टीम बहुत अच्छी बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं इसको लॉन्ग टर्म नजरिए से देखूंगा, और डिस्ट्रप्शन इमीडिएटली कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है मॉर्गेज इमीडिएटली करेंगे नहीं, सिक्योर्ड में इतना ज्यादा करेंगे नहीं, और ग्रेजुअली मार्केट का साइज बढ़ेगा, पाई बढ़ेगा, बट कुछ सेगमेंट में मार्जिन डाइल्यूट करेगा। जो हाई मार्जिन सेगमेंट है वहाँ बजाज फाइनेंस के, आपको छोटी जो एनबीएफसीज है, डिजिटल लेंडर्स है, पूना वाला है, वहां भी थोड़ा सा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। जी हाँ दीपन जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और हमेशा आपके साथ जब बातचीत होती है तो एनबीएफसीज पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन होता है। बहुत अच्छे व्यूज़ आपने शेयर भी किए इस स्पेस पे। जियो फाइनेंशियल्स को आप कैसे देखते हैं? जो लीडरशिप इनके पास है, जो इनके अम्ब्रेला के अंतर्गत जो सर्विसेज हैं, लाइक कंज्यूमर लैंडिंग, एसएमई लोन, इंश्योरेंस, पेमेंट्स, डिजिटल बैंकिंग, ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, आपका व्यू इन वैल्यूएशंस पे, और स्पेशली कोई इसको बाय करता है या फिर जो कंस्ट्रक्टिव व्यू है उसमें टाइम फ्रेम कितना रखना चाहिए आपके मुताबिक? मेरी जो 20 साल की एनालिसिस है एनबीएफसीज की, तो द एनबीएफसीज व्हिच हैव रियली बीन द विनर्स are the ones who have been able to do good collection when there is crunch time. यानी कि जब भी प्रेशर रहती है सिचुएशन में, इकोनॉमी में या फिर पूरे सेक्टर में, तो उस समय आप कैसे परफॉर्म करते हैं, आई थिंक दैट क्लियरली डिटर्मिन्स द क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ द एनबीएफसी। जैसे आप देखेंगे बजाज फाइनेंस है या चोलामंडलम फाइनेंस है, एचडीएफसी है, आई थिंक इवन दे हैव सीन मेनी एनपीए साइकिल्स, और फिर भी उनकी कलेक्शन रेशियोज काफी हेल्दी रही है। So on that count, we will need to see how Jio Financial performs when it is crunch time, so to speak. उसके अलावा I think that it will scale up very well.
हमने जो देखा है कि एनबीएफसी बिजनेसेस, लेंडिंग बिजनेसेस है, फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेसेस है, दे आर प्रोवाइडिंग गुड सेक्युलर ग्रोथ, यानी कि यू कैन इजीली एक्सपेक्ट 20% टाइप ऑफ growth in the loan book and accordingly in the revenues and the profits as well. और जियो फाइनेंशियल की जो promoter group company है Reliance, they are very well known for their execution, for their ambition, for their vision, and how they are scaling up businesses. So I think they will bring all of that to Jio Financial as well. And it may be that Jio Financial may turn out to be the fastest growing NBFC within the country. So from that point of view, I think investors are having a lot of expectations. और अगर इसमें आप लॉन्ग टर्म निवेश करेंगे विद अ 3 to 5 year type of a view, then I think it can give phenomenal returns going ahead as well.